Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉ न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकैबुलरी वर्ड पब्लिश हुए 12 जुलाई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है. पीटीआई के जो फार्मर इत्तेहादी हैं परवेज़ खटक, उन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट करप्शन केस के अंदर गवाही देने का ऐलान कर दिया है. ये ऐसे ही है जिस तरह पीठ के पीछे से जो है वार करना, ठीक है, खंजर जो है वो खबो देना. तो ये है जी परवेज़ खटक और ये जी की फार्मर एले हैं, इत्तेहादी हैं और इन्होंने जी गवाही देने का ऐलान कर दिया है. हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और एक्सप्रेशन के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से. तो आपने जी हिम्मत नहीं हारनी. मुश्किलात के बावजूद अगर आप डटे हुए हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे. कोई भी बड़ी चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपको जी एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है. तो सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस किए जाएंगे, बाद में जी ओपिनियन को हम डिस्कस करेंगे. पहला जी एडिटोरियल है मिजरी एंड डिस्पेयर. मिजरी मीन परेशानी, डिस्पेयर मीन मायूसी. तो यहाँ पे राइटर कहता है कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी सिटीज़न हैं उनसे मिलता हूँ ना, तो उनकी बातचीत के अंदर एक ही मुझे जो है वो चीज़ नज़र आ रही है आजकल, वो है महंगाई, ठीक है. उसके अलावा उनके जो रोज़गार हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है. तो इसको लेके कहता है कि 2024 और जो गुज़र रहा है और 2023 में जो मई था, इसमें रिकॉर्ड महंगाई पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली, ठीक है. अब कहता है कि स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी वजह से थोड़ी बेहतरी आई है, ठीक है. ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो जी जो ग्रोसरी हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनमें 38.7% जो है ना उसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं. रेंट जो थे, जो लोग किराए पे रहते हैं, उनके 5.3% रेंट बढ़े हैं. प्राइवेट एजुकेशन के रेट बढ़ गए हैं. रिक्शा मीन आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है उसकी प्राइस बढ़ रही है. हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अगर आप बीमार हो गए हैं तो इलाज कराना मुश्किल हो रहा है, ठीक है. इसको लेके जी राइटर कहता है कि पाकिस्तान के लोग दो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं कि हैप्पीली उनको रहने दिया जाए, रिस्पेक्टेबली रहने दिया जाए. क्या कंट्री इतनी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर सकता? क्या कंट्री जो लोगों की परेशानियां हैं दूर करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले सकता? और हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत हिस्सा जो है ना उसके पास कोई हल नहीं नज़र आ रहा. सिर्फ एक ही हल है कि वीज़ा लें और मुल्क छोड़ें और किसी और मुल्क के अंदर जाके अपना रोज़गार जो है वो लें. इसलिए कहता है कि आप देखें तो जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पे मुल्क छोड़ने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है. इसको लेके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जी हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के अंदर है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ठीक है. एक स्ट्रेस आ गई है इकोनॉमी को लेके जिससे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है. वर्किंग क्लास के जो घर हैं उनको मैनेज करना मुश्किल हो गया है और लोगों के दरमियान जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है. और कहते हैं टी शॉप हो, ओपिनियन हो, कॉलम हो, उनके अंदर जो लोगों की बातचीत है उससे मुझे मायूसी नज़र आ रही है. और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक जो ट्रबल्स हैं वो गहरी होती जा रही हैं. लगता ऐसे है कि अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव स्टेप ना लिए तो इससे जी लोगों के अंदर बगावत जो है वो आ सकती है. पब्लिक म्यूटनी की वजह से फिर क्या होंगी, हड़तालें होंगी और मुल्क के अंदर क्या आएगी, बदअमनी आएगी. उसके बाद जी हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज इशू टू पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है. तो कहता है कि ये सारे इशू हैं जिसकी वजह से जी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही. इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रॉब्लम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम नहीं हो रहा, फ्यूडल कल्चर है, इनकम डिस्पैरिटी है और उसके अलावा कहता है इनकम्प्लीट और इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, ट्रेड इम्बैलेंस है, करप्शन है, एनर्जी शॉर्टेज है. ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही तरह से स्टेबलाइज नहीं हो रही. उसके अलावा कहता है कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं
और जो प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, उनके दरमियान मायूसी आ रही है। मदर ख़ास तौर पे कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब सीख रही हैं, जो है वो ढूंढ रही हैं ताकि घर के खर्चे पूरे कर सकें, स्कूल के बच्चों की जो फ़ी है वो अदा कर सकें। सोशल मीडिया के ऊपर आप जितने भी स्ट्रीट की वेंडर्स हैं जो रेडिया लगाते हैं, कोई सामान बेचते हैं, छोटी मोटी दुकान हैं, लेबर हैं, पेंशनर हैं, विडोज़ हैं, उनकी परेशानियां कहते हैं सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह आपको नज़र आ जाती हैं। उसके अलावा कहते हैं जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो सैलरीड पे जॉब करते हैं, उनकी जो सैलरी है ना उसको इनफोर्स करके कट किया जा रहा है, जिससे उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है। यूथ डिस इल्यूजनमेंट एंड डिज़ायर टू एमिग्रेट, यूथ के अंदर भी मायूसी है। यूथ पाकिस्तान की चाहती है कि कहीं किसी तरह वो मुल्क को छोड़ के कहीं और सेट हो जाए। मैंने जो यंग पाकिस्तानी है ना, उनको जी अंडर वैल्यू फील करवाया जा रहा है और अपने ही मुल्क के अंदर उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान का जो यूथ का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना, वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। गवर्नमेंट फोकस ऑन इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कहता है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ है, हमारी गवर्नमेंट है ना, वो IMF को खुश करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रही है। और इकोनॉमी रिफॉर्म इसलिए ला रही है कि IMF से हमें नया बेल आउट पैकेज मिल जाए। ठीक है। कहता है कि इससे मेन जो हम IMF रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इसका मकसद तो हमारा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इस रिफॉर्म से हमारे जो मिलियन ऑफ पीपल है ना, वो गरीब हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है जी, ये मैंने आपको बता दिया कि लोग जो हैं वो मायूस हो के मुल्क छोड़ रहे हैं और फॉरेन कंट्री में जाके रोज़गार ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे सेट होना चाहते हैं। सेवरिटी ऑफ करंट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमिस्ट और जो हिस्टोरियन है ना, उन्होंने आगाह किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये इसकी पहले कोई मिसाल ही नहीं मिली। और कहता है अगर आपने लोगों की होप जो है उसको रिस्टोर करना है ना, इसके लिए आपको सीरियस और सिंसियर वे में जो है वो स्टेप लेना पड़ेंगे। अर्जेंट स्टेप कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? नंबर 1, पॉलिटिकल क्राइसिस को ठीक करें। एक जब इकोनॉमी जो है मुल्क का जो फ्यूचर तभी ठीक होगा जब यहाँ पे पॉलिटिशियन ठीक आएंगे। ठीक है। दूसरा क्या करें जी, टैक्सेशन जो है उसका निज़ाम में बराबरी लेके आए। ये नहीं कि बड़े जो अमीर लोग हैं, बड़े जो जागीरदार हैं, उनको छोड़ा जाए और सैलरी लोगों को पकड़ा जाए, ये ख़त्म किया जाए। यूथ को विजन दें। ठीक है। उनको जी प्लान दें कि किस तरह उनको जो आप सिर्फ मोटर बाइक दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलना। उनको रोज़गार दें। ठीक है। उनको कर्ज़े दें ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है टेम्पोरेरी एक्सटेंशन। ठीक है। इसमें जी बात करेंगे अफ़गान रिफ्यूजीज़, जो अफ़गानिस्तान से जो अफ़गानी पाकिस्तान में आए थे ना रिफ्यूजी बन के। ठीक है। उनके लिए पाकिस्तान के अंदर एक मिशन शुरू हुआ कि उनको दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर वापस भेजा जाए। ठीक है। वार एंड टेरर जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी अफ़गानी आए थे, और अब 2021 में जब तालिबान आए हैं तो जो अफ़गानी है ना वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आ गए। इनको दोबारा पाकिस्तान भेजने के लिए स्टेप लिए गए थे। पहला जो इसका प्रोजेक्ट था उसमें काफ़ी अफ़गानियों को वापस भेजा गया। अब दूसरा जो हमारे पास मरहला था, इसमें जब अफ़गानिस्तान जितने भी अफ़गानी थे उनको वापस भेजना था, तो उसके लिए कहता है कि जो कोर्ट है ना, जो हमारी कैबिनेट है, उसने जो करंट पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी रह रहे हैं ना, उनको मोहलत दे दी है, उनको टेम्पोरेरी स्टे करने की पाकिस्तान के अंदर इजाज़त मिल गई है। कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो 30 जून 2025 तक स्टे कर सकते हैं। और तकरीबन 1.45 मिलियन अफ़गानिस्तान से जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर, उनको आर्जी तौर पे रिप्राइव का मतलब है मोहलत दे दी है कि वो पाकिस्तान में स्टे कर लें और अपना बंदोबस्त कर लें। साल बाद आपने यहाँ से मूव करना है,
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, अपने लोगों को रोज़गार देना मुश्किल हो रहा है, तो हम आपको कैसे संभालें। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन और रेफ्यूजीज़, ठीक है, उसके भी काफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान की इस पॉलिसी पे कमेंट आए हैं कि रेफ्यूजीज़ को थोड़ी मोहलत दे दें। तो उसके अलावा जी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रीसेंट डेवलपमेंट, अफ़गान रेफ्यूजी जो हैं ये जी जो अफ़गानिस्तान के अंदर वार चल रही थी, वहाँ पे जी जुल्म हो रहा था, उससे बचने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, ठीक है। उसके अलावा कहता है 2021 में जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आए, उसके बाद भी कहता है जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर बेस बदल कर रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के चैलेंज पैदा हो रहे हैं, इकोनॉमी हमारी जो है वो ख़राब हो रही है। तो कहता है कि इसलिए हमने क्या किया, रीपैट्रिएशन का मतलब है इनको दोबारा वतन वापस भेजने का हमने एक कैंपेन जो है वो शुरू कर दी। कहता है जितने भी दहशतगर्द हैं वो भी कहता है कि इन रेफ्यूजीज़ के बेस में रहते हैं, और इसलिए हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अफ़गानी जो है वो नुकसानदा है और कौन सा अफ़गानी नुकसानदा नहीं है। उसके बाद कोलैबोरेटिव एफर्ट नीडेड, कहता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, और यूएनओ का जो इदारा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑन रेफ्यूजीज़, वेस्टर्न कंट्री, सारे मिलके काम करें। और कहता है कि जो रिपैट्रिएशन का प्लान है इसमें जी अफ़गानियों की हेल्प करें, ताकि कहता है कि वेस्टर्न कंट्री को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान को वीज़ा दें, उन लोगों को वहाँ पे बुला लें, ताकि इनके ऊपर जो डेंजर है अफ़गानिस्तान वापस जाके, जो इनको डर है कि कहीं हमें तालिबान जो हैं वो हम पे जुल्म ना करें, हमें एक्सेप्ट ना करें, तो इसको ले कहता है कि इस तरह तमाम जो लोग हैं मिलजुल के इन रेफ्यूजीज़ की मदद करें। उसके अलावा कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ पे हुकूमत है उनको भी चाहिए कि जो भी अफ़गानी वहाँ पे वापस जा रहे हैं उनको कोई रोज़गार दें और उनकी हेल्प करें। रोल ऑफ तालिबान एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, तालिबान जो है उनको भी चाहिए सेफ्टी दें और बेसिक राइट दें जो भी अपना घर जो है वापस आ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी चाहिए कि जितने भी अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उसको रिवाइव करने में हेल्प करें। और उसके अलावा कहता है अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़ी जो कंडीशन है जब सस्टेनेबल पे बेहतर होगी, तो कहता है कि जो लोग हैं वो सक्सेसफुली वहाँ पे जाके रहना पसंद करेंगे। उसके बाद तीसरा एडिटोरियल है एंटी स्मोग स्ट्रेटजी, ठीक है। स्मोग आप जानते हैं कि ये जितना भी पोल्यूशन है, इसका धुआं और जो फॉग है, जो धुंध होती है ना, उसके साथ जब गंदी हवा शामिल हो जाए ना तो वो स्मोग बन जाती है। स्मोग में सांस लेने से काफ़ी बीमारियां पैदा होती हैं, और लाहौर के अंदर जो एयर पोल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोग लाहौर में रहते हैं ना, गंदी हवा जो है उसमें सांस लेने से उनकी जो ज़िंदगी है ना वो 5 से 7 साल वैसे ही कम हो जाती है। पेशावर में ये जी मिकदार है गंदी हवा की, अनहेल्दी है लोगों के लिए। इस्लामाबाद में 42 है, कराची में इतनी है। क्यों है जी? गाड़ियों की वजह से इतना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो ये सारा जो फ्यूम्स हैं, धुआं है, वो हमारी हवा में जाता है, तो हमने सांस लेना है तो सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोग जो है उसको एक एपिडेमिक समझ लिया है कि ये हमारे एपिडेमिक होती है ऐसी वबा जो कि एक ख़ास इलाके से जानी जाती हो। तो जी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि स्मोग जो है ना अब ये तकरीबन पूरे साल ही रहती है। ज़ाहिर बात है गंदी हवा तो अब गर्मियों में भी है, सर्दियों में भी है, सर्दियों में ये ज़्यादा होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। तो एंटी स्मोक स्ट्रेटजी, तो स्मोक से निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट की नई अप्रोच है कि पूरा साल जो है हम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो है वो काम करेंगे। स्मोक जो है इसको मान लिया गया है कि एक जो है एक बीमारी है और एक बड़ा मसला है, और कहता है कि विंटर के अंदर तो ये बहुत बड़ा इशू है। कहता है गर्मियों के अंदर भी हवा जो है अब वो पोल्यूट है। कहता है इसको मानने के बाद पब्लिक हेल्थ जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए एंटी स्मोक मीनिंगफुल स्टेप लिए जाएंगे। ठीक है,
इसमें क्या क्या स्टेप हैं वो हम देखते हैं। प्रोविंशियल अथॉरिटी जो हैं वो जी जितना भी नुकसान होता है ख़ास तौर पे पोल्यूशन का, जिस तरह आप जानते हैं जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी भट्टे हैं, सो जी हेल्प जितनी भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको एक प्रोग्राम वे के ज़रिए लेके आएँ और जितनी भी कार्बन एमिशन है उसको कम करें। अथॉरिटीज़ जो है उनको ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, एग्रीकल्चर का, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, म्यूनसिपल और जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके एंटी स्मोक जो अप्रोच है ये अप्लाई करनी चाहिए और जितने भी पोलूटेंट्स हैं उनके अगेंस्ट क्रैक डाउन किया जाए और सिटी ख़ास तौर पे जो लाहौर है उसको सेफ़ जो है बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद जी वोकैबलरी है, इडियम ऑफ द डे आज है यू आर व्हाट यू ईट। तो जैसा आप खाते हो वैसा ही आप बन जाते हो। अगर आप जो है गंदी चीज़ें खाते हैं, गंद मिला खाते हैं, बैलेंस फूड नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट, सो चूज़ न्यूट्रिशियस फूड। उसके बाद दूसरा इडियम है लेट समवन ऑफ द हुक, किसी को मुआफ़ कर देना। ठीक है, द टीचर लेट हिम ऑफ द हुक बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट ऑफेंस एंड ही सीम्ड जेन्युइनली सॉरी। उसके बाद है पेरा वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है वो पर्सन जो दूसरे बंदे के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जाके कंप्लेन करता है, गवाही देता है। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, तो प्लेंटिफ जो है उसके अगेंस्ट मुकदमा चल दिया कि उसने झूठी गवाही दी थी। प्लेनिटिव, प्लेंटिव इसका मतलब होता है उदास। ठीक है, सारोफुल, मोर्नफुल। द प्लेंटिव मेलोडी ऑफ द वायलन ब्रॉट टीयर्स टू द ऑडियंस आइज। उसके बाद दूसरा पेरा वर्ड है वैलेट। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो आपका सर्वेंट हो और आपकी अपीयरेंस का जो है वो ध्यान करे। द वैलेट हेल्प्ड हिम ड्रेस फॉर द फॉर्मल डिनर। वार्लेट का मतलब होता है बदमाश। द वार्लेट वॉज नोन फॉर हिज डिसीटफुल वेज एंड वॉज अशेम्ड बाय द विल्जर्स। उसके बाद जी है वोकैबलरी। प्रीवेसिव का मतलब होता है जी दायरा कशी। ठीक है, फैल जाना, चारों तरफ जो है वो फैल जाना। द प्रीवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ। डीमोरलाइज का मतलब होता है किसी की कॉन्फिडेंस या होप को ख़त्म करना, उसको मायूस करना। द कॉन्स्टेंट सेटबैक लेफ्ट द टीम फीलिंग डीमोरलाइज्ड एंड डिफीटेड। उसके बाद है रिप्राइव का मतलब है मोहलत दे देना, माफ़ी दे देना। गवर्नर ग्रांटेड अ रिप्रीव टू द प्रिजनर ऑन डेथ रो। प्रीकेरियस का मतलब होता है जिस पे आप जो है वो एतबार न कर सकें, आपके लिए ख़तरनाक हो, रिस्की हो। एंटोनिम इसका स्टेबल, सिक्योर। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, जो आप पे आन पड़े। एंटोनिम इसका सक्सेस, आपकी फतह। पैराडाइम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक मिसाली हो, मॉडल हो। एंटोनिम इसका एबरेशन, ख़राबी, एनोमली। उसके बाद है एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब होता है जो कानून से बाहर हो, इलीगल हो। एंटोनिम इसका लॉफुली। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि आप फेयरनेस लेके आते हैं, किसी की तरफदारी नहीं करते, न्यूट्रलिटी। एंटोनिम बायस, प्रेजुडिस। उसके बाद है एटियोलॉजी का मतलब होता है काज और ओरिजिन ऑफ डिजीज़। तो किसी भी बीमारी का जो काज या ओरिजिन होता है उसे एटियोलॉजी कहते हैं। एंटोनिम है सोल्यूशन, रेमेडी। एक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, इक्वलिटी। एंटोनिम इसका है इनइक्वलिटी, इनजस्टिस। ट्रोकिया का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जिसे 3 घोड़े खींचते हो। रशिया के अंदर ये एक गाड़ी होती है जिसको जी 3 घोड़े जो है ना वो खींचते हैं, ख़ास तौर पे जो बर्फ़ वाले एरिया है। तो ट्राईएड टीम इसका सिनोनिम है। एंटोनिम इसका है इंडिविजुअल, सोलो। ट्रायोका रेस्ड थ्रू द स्नोई लैंडस्केप। डिबैकल होता है शिकस्त, नाकामी। ठीक है, डिज़ास्टर, कैटास्ट्रोफी, कोलैप्स। एंटोनिम इसका है सक्सेस। कंपनी फाइनेंशियल डिबैकल लेड टू बैंकरप्सी।
उसके बाद है स्पेड का मतलब होता है खोदने वाला, जो आपके पास आला होता है, ठीक है, डिगर, बेलचा टाइप ट्रोल। ही यूज्ड अ स्पेड टू डिग अ होल इन द गार्डन। फैटलिस्टिक होता है जो हर चीज़ जो है वो समझता है मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएगी। फैटलिज्म, प्री डिटर्मिनेशन। एंटोनिम इसका है फ्री विल, चॉइस। His fatalistic attitude prevented him from taking any action to improve his situation। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।